गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का पार्ट 2। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना है द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम। आखिरकार हमारे पास इतनी जो डाइवर्स तरीके से जो स्पीशीज़ हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है इकोसिस्टम के अंदर। तो क्या इनका नंबर स्पीशीज़ का क्या रियल में मैटर करता है जिससे हमारा इकोसिस्टम अच्छे से फंक्शन कर पा रहा है। तो इसका जो क्वेश्चन है बेसिकली इसका जो आंसर है इकोलॉजिस्ट अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं। काफ़ी डिकेड्स में इकोलॉजिस्ट मानते थे कि जिस भी कम्युनिटी में ज़्यादा लोग रहेंगे ना, मतलब जिस भी कम्युनिटी में ज़्यादा स्पीशीज़ रहेगी वो ज़्यादा वहाँ पे लोग स्टेबल वहाँ पे रहेंगे एज़ कम्पेयर टू जिनके पास कम स्पीशीज़ है। इसका मतलब मानो एक कम्युनिटी ये एक कम्युनिटी ये, यहाँ पे ज़्यादा स्पीशीज़ रह रही है तो ये ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पे स्पीशीज़ थोड़ी कम है तो ये थोड़ी कम स्टेबल है। ठीक है, तो आखिरकार स्टेबिलिटी का मतलब है क्या बायोलॉजिकल कम्युनिटी में। तो स्टेबिलिटी का मतलब जो कि बदले ना, जिसके हालात चेंज ना हो। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि स्टेबल कम्युनिटी का मतलब क्या है, तो स्टेबल कम्युनिटी वो होती है जो कि वेरिएशन बिल्कुल ना दिखाए। ठीक है, किसमें, प्रोडक्टिविटी में। अगर इस साल इतना अनाज हुआ है तो नेक्स्ट ईयर भी इतना ही अनाज होना चाहिए। ठीक है, दूसरा वो रेजिस्टेंट रहे। कोई मान लो कोई डिजास्टर कुछ ना कुछ हो गया, अचानक से कोई डिस्टर्बेंस हो गई, चाहे वो नेचुरल हो या फिर मैन मेड हो, तो वो रेजिस्टेंट होना चाहिए वो कम्युनिटी। ठीक है, दूसरा एलियन स्पीशीज इन्वेजन। आपके पास अगर कोई रहने आ गया, कोई अटैक कर रहा है आपके ऊपर, तो आपको रेजिस्टेंट रहना है उससे। जैसे हमने पढ़ा था ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा ऐसी स्पीशीज़ थी जिसको हम लेक्स में डाल देते थे, तो वहाँ पर रहने वाली जो वहाँ की इंडिजिनस जो चीज़ें रहती थी वो अपने आप वहाँ से वाइप आउट हो जाती थी। ठीक है, सो वी डोंट नो हाउ दीज एट्रीब्यूट्स आर लिंक टू स्पीशीज रिचनेस। हमें नहीं पता कि किस तरीके से जो मैंने एट्रीब्यूट्स आप लोगों को बताए हैं कि वो किस तरीके से लिंक कर रहे हैं स्पीशीज रिचनेस के साथ में। ओके, फिर आते हैं डेविड टिलमैन, जो कि हमें एक लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट करके देते हैं यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स। वो क्या करते हैं, मान लो एक प्लॉट ये है, एक प्लॉट ये है। इस प्लॉट में ज़्यादा स्पीशीज़ रखी है उन्होंने। ठीक है, अगर ज़्यादा स्पीशीज़ है तो वो स्टेबल भी ज़्यादा होंगे, यानी वेरिएशन कम दिखाएंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा स्पीशीज़ है प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा। यहाँ पे मैंने स्पीशीज़ क्या रखी है, कम, तो वेरिएशन भी क्या होगी, ज़्यादा, और प्रोडक्टिविटी क्या होगी, कम। तो इन्होंने क्या बोला, हमारे पास जब उन्होंने एक प्लॉट यूज़ किया जिसमें ज़्यादा स्पीशीज़ रखी थी तो उन्होंने काफ़ी कम वेरिएशन शो की अपने बायोमास के अंदर। ठीक है, दूसरा उनके अंदर डाइवर्सिटी इंक्रीज हो गई जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिली। ठीक है, ऑल्दो वी मे नॉट अंडरस्टैंड कंप्लीटली हाउ स्पीशीज रिचनेस कंट्रीब्यूट टू वेलबींग ऑफ एन इकोसिस्टम। हालांकि हम नहीं जानते कि किस तरीके से जितनी भी जो स्पीशीज़ की जो रिचनेस है वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, लेकिन हमने क्या रियलाइज़ किया है कि हमारे पास बायोडाइवर्सिटी रिच है। ठीक है, इज़ नॉट ओनली एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ बट ऑल्सो फॉर ह्यूमन रेस। कि तुम्हारे पास बायोडाइवर्सिटी जितनी भी है वो ज़रूरी तो है इकोसिस्टम के लिए, साथ साथ हम इंसानों के लिए भी ज़रूरी है ताकि हम लोग सर्वाइव कर सकें। ठीक है, अब फिलहाल टाइम पे हम क्या हो रहा है, हमारे पास स्पीशीज़ का काफ़ी लॉस हो रहा है। ठीक है, तो काफ़ी सारी ऐसी स्पीशीज़ है जो कि बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। जैसे कि मानो एग्जांपल दिया है, अगर बेटा आपके पास वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम में अगर वहाँ पे स्पीशीज़ कम हो, मतलब वहाँ पे लेस फंक्शन हो जाए वहाँ का इकोसिस्टम, कैसे, मानो एक वहाँ पे ट्री फ्रॉग स्पीशीज़ आपने लॉस्ट कर दी तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, इतना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं वहाँ से 20,000 कुछ बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ से पहले वाइप आउट कर दी वहाँ वेस्टर्न घाट से, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा ना। तो इससे अब हम आगे एक एक्सपेरिमेंट आएगा, बेसिकली उससे हम समझेंगे कि किस तरीके से इकोसिस्टम काम कर रहा है। एक हाइपोथेसिस दी गई थी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल दिया आपके पास कि मानो 20,000 आपके पास क्या थी, आंट्स थी, चींटियाँ थी। अगर मानो 15,000 रह गई तो क्या रियल में फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क बहुत पड़ता है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है इन सब क्वेश्चंस का, लेकिन हमने एक हाइपोथेसिस बनाया जिसे कहते हैं राइवेट पॉपेट हाइपोथेसिस। राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस जिसको किसने दिया था, पॉल एलरिच ने। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, मानो आपके पास एक एरोप्लेन है। ठीक है, एरोप्लेन जितना भी तुम्हारे पास एरोप्लेन, उसके पास क्या होता है, विंग्स होते हैं। ठीक है, अब एरोप्लेन की जो चीज़ें हैं वो किससे जुड़ी होंगी, नट बोल्ट से जुड़ी रहती है, उन्हें बोलते हैं क्या बोलेंगे, राइवेट। ठीक है, अब इस चीज़ से आप लोग इमेजिन करना, आपके पास जो एयरप्लेन है यानी जो एरोप्लेन है उसको आप मान के चलो इको सिस्टम। ठीक है, और एरोप्लेन के अंदर जितने भी जो नट बोल्ट लगे हैं उसको मान के चलो स्पीशीज़।
ठीक है, हम कंपेयर करके चलेंगे। अब मानो हम लोग ना ट्रैवल कर रहे हैं एरोप्लेन के अंदर, हमारी पूरी फैमिली गई है, तो मानो एक मेंबर ने हमारे ने क्या किया, जो सीट के नीचे जो नट था, बेसिकली जो राइवेट था, उसको निकाल के उसने बैग में रख लिया। सेम उसको देख के दूसरे ने भी यही किया, तीसरे ने भी किया, एंड सो ऑन। हम करते गए करते गए करते गए। तो फर्स्ट टाइम जब उस किसी ने किया तो इतना फर्क नहीं पड़ा, बट जब बार बार आप लोग करते गए तो काफ़ी नुकसान होने लगा ना। अब मान के चलो किसी इंसान ने अगर जहाँ पे एरोप्लेन के जो विंग्स थे, अगर वहीं का किसी ने पेज खोल दिया तो क्या होगा, पूरा का पूरा क्रैश हो जाएगा आपका एरोप्लेन। तो इससे हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे जब हम अगर एक स्पीशीज हटाएंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसे हम कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे पास काफ़ी फर्क दिखेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगे इकोसिस्टम में। और अगर हमने मेन स्पीशीज़ को हटा दिया, मेन स्पीशीज़ मतलब जो विंग्स का जो राइवेट है, अगर आपने मेन स्पीशीज़ को हटा दिया इकोसिस्टम से तो काफ़ी फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, एयरप्लेन के अंदर सारे पार्ट्स किससे ज्वाइन होते हैं, राइवेट्स के थ्रू, यानी कि स्पीशीज। एयरप्लेन कौन है, इकोसिस्टम, राइवेट्स कौन है, स्पीशीज। इफ एवरी पैसेंजर ट्रैवलिंग इन इट स्टार्ट पॉपिंग अ राइवेट टू टेक होम, अगर हर जो पैसेंजर बैठा है एरोप्लेन के अंदर, अगर सब ने एक एक करके राइवेट अपने निकालने स्टार्ट कर दिए और अपने घर में लेके जा रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे आने लगेगी जैसे जैसे आप ज़्यादा राइवेट्स रिमूव करते जाओगे। ठीक है, तो वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है। और उसके अलावा अगर आपने विंग्स की हटा दी तो बिल्कुल ही तुम्हारा इकोसिस्टम खराब, क्योंकि फ्लाइट तुम्हारी क्रैश हो जाएगी, बेसिकली तुम्हारा जो एरोप्लेन है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि भाई अगर हम धीरे धीरे हटा रहे लॉस ऑफ फ्यू राइवेट्स और सीट्स ऑफ विंडो इनसाइड द प्लेन, इसका इतना कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर आपने मेन स्पीशीज को हटा दिया तो पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आखिरकार जितना भी जो बायोडाइवर्सिटी के अंदर लॉस है वो क्यों हो रहा है, तो सुनो, हमारे पास जब भी कोई न्यू स्पीशीज़ को हम ऐड करते हैं अर्थ के अंदर, ठीक है, अर्थ इकोसिस्टम में, तो देयर इज़ नो डाउट अबाउट द कंटिन्यूइंग लॉसेस। कितना भी आप ऐड करते हो स्पीशीज़ का, उसका लॉस होना ही होना है। ठीक है, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, हमारी जो लालच है ना वो आगे आती है। तो बायोलॉजिकल वेल्थ है जो हमारी प्लैनेट्स की, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्यों, क्योंकि ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। जैसे कि हमने ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड में कॉलोनाइजेशन स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे लोगों ने रहना ही स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, 2000 स्पीशीज़ नेटिव बर्ड्स की ख़त्म हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। इसके अलावा हमारे पास IUCN रेड लिस्ट आती है, रेड डेटा बुक ने एक हमें डेटा दिया कि हमारे पास 784 स्पीशीज़ विलुप्त हो चुकी हैं, जिसमें 338 है वर्टिब्रेट्स, 359 है इनवर्टिब्रेट्स, 87 है प्लांट्स, सिर्फ और सिर्फ 500 सालों के अंदर। और अभी तो हमारे पास रिसेंट एक्सटिंक्शन हुआ है अभी कुछ सालों में, ठीक है, उसमें कौन आता है, डोडो, नेक्स्ट क्वागा, फिर थाइलसिन, फिर स्टीलर सी काऊ। ये तो अभी हैं जो कि अभी फिलहाल में ख़त्म हुए हैं, एक्सटेंट हुए हैं। ठीक है, टाइगर के कुछ स्पीशीज़ हैं लाइक बाली, जवान, कैस्पियन, 3 स्पीशीज़ तो टाइगर की आप लोगों की चली गई है। ठीक है, कितने सालों में आपके पास, लास्ट 20 ईयर्स में आपने 27 स्पीशीज़ का लॉस कर दिया है। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली क्या है, अभी फ़िलहाल जो एक्सटिंक्शन के कगार पे बैठा है वो है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है एक्सटिंक्शन को लेके। अभी हमारे पास जो सिनेरियो आया एक्सटिंक्शन का, ठीक है, उसमें क्या देखा हमने कि 1500 स्पीशीज़ जो कि अभी फ़िलहाल टेंशन में है, एक्सटिंक्शन का उन पे थ्रेट है, वो आगे जाके ख़त्म होने वाली हैं। उनमें से 12% क्या है, बर्ड्स, 23% है मैमल्स, 32% है एम्फीबियंस, यानी कि सबसे ज़्यादा एम्फीबियंस पे खतरा है, 31% है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, और जैसे कि हम लोग देखते रहते हैं कि हमारी बार बार जो अर्थ बनती है फिर उजड़ती है, बनती है फिर उजड़ती है। ठीक है, तो हमारी जो हिस्ट्री है हमारे अर्थ की, हम देखते हैं कि भाई फॉसिल रिकॉर्ड्स के थ्रू हम चेक करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास काफ़ी पहले भी एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, 5 एक्सटिंक्शन हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। अब जो एक्सटिंक्शन होगा मास एक्सटिंक्शन का मतलब जब एक बार में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ख़त्म हो रही है, बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ वाइप आउट हो रही है अर्थ से, उसे बोलते हैं मास एक्सटिंक्शन। तो वो होगा 6th एक्सटिंक्शन, जो कि बहुत ख़तरनाक होगा, क्योंकि 100 से 1000 टाइम हम फास्टर हैं एज प्री एक्सटिंक्शन। क्यों, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जो कि इन सब चीज़ों को प्रमोट कर रही हैं। ठीक है, तो नीचे लाइन दी है, हम सिर्फ 100 सालों में अगर हम नहीं रुके ना अपनी चीज़ों से, तो 100 सालों में हम 100 में से 50% स्पीशीज़ का तो लॉस कर देंगे, हमसे छिन भी जाएंगी वो 50% स्पीशीज़। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस क्यों हो रहा है,
ये हम आगे जानेंगे। उससे पहले देखते हैं अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है तो हमें क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। पहली बात, हमें प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी। दूसरा, रेजिस्टेंट नहीं होंगे वो एनवायरनमेंट से, ठीक है, बार बार वो चेंज होते जाएंगे, ड्रॉट पड़ गया तो दिक्कत आएगी, ठीक है। इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस जैसे प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल। क्लियर। अब बात आती है कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। आखिरकार जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है वो क्यों हो रहा है? तो हमारे पास कुछ 4 बुराइयां हैं जिसकी वजह से हो रहा है। तो इसे बोलते हैं एविल क्वार्टेट, ठीक है। एविल बहुत बुरी 4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से पूरी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। नंबर 1, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस का मतलब ये है कि हमने उनका घर बार छीन लिया है, ठीक है। अब इसमें कैसे होता है, तो हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो कि हैं वहाँ पे क्या है, हमारा अमेजोन रेन फॉरेस्ट भी है जो कि पहले 14% एरिया कवर करता था, अब 6% भी नहीं रहा। और अभी आप जब ये चैप्टर रीड कर रहे हो ना, इतने में तो 1000 हेक्टेयर्स रेन फॉरेस्ट और कट हो चुके होंगे, बिल्कुल ख़त्म हो चुके होंगे, सिर्फ आप जब इस चैप्टर को रीड कर रहे हो, ठीक है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट जिसको हम बोलते हैं लंग्स ऑफ फॉरेस्ट, वो बेसिकली वहाँ पे पूरी की पूरी वहाँ पे फसल वगैरह जो कि पूरे के पूरे जंगल काट दिए। क्यों? क्योंकि हम लोगों को सोयाबीन खाने हैं, क्योंकि वहाँ पे सोयाबीन की खेती की जा रही है। हमने यूज़ किया वहाँ के जो ग्रास लैंड है ताकि हम बीफ कैटल्स को वहाँ पे उनका पालन कर सकें, ठीक है। इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, जब आप लार्ज हैबिटेट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हो, लाइक जैसे प्लॉटिंग होती है ना, बड़े बड़े खेतों को आप छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दोगे, इसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब तुम जानते ही हो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी तो पॉल्यूशन तो क्रिएट होगा ही होगा, ठीक है। तो व्हेन लार्ज हैबिटेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। अब इससे सबसे ज़्यादा फर्क किसको पड़ता है? वहाँ के रहने वाले जानवरों को, ठीक है। मैमल्स, बर्ड्स, माइग्रेटरी हैबिट, जितनी भी दिक्कतें हो गई उससे क्या होगी परेशानियाँ, तो वहाँ के जो रहते थे जीव जंतु उनको ही होने वाली, ठीक है। नेक्स्ट है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। मतलब अगर हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा हद से ज़्यादा यूज़ करेंगे उसे बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तो ह्यूमंस बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम नेचर पे डिपेंड हैं, हमें क्या मिलता है, फूड, शेल्टर वगैरह सब चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन अब हमारी जो ज़रूरत है वो लालच में बदल चुकी है। हम ज़्यादा ही ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेचर का, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का। जैसे कि अभी तुम्हारे पास स्टीलर सी काऊ है, पैसेंजर पिजन है, 500 सालों में जो कि एक्सटेंट हो चुका। क्यों? क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा उनका यूज़ किया। अभी फ़िलहाल हमारे पास एक मराइन फिश है, उसकी पूरी की पूरी हमारे पास क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हम उसको यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल के टाइम पे, तो वो आगे जाके पूरी की पूरी स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट है एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन। मतलब आपके हैबिटेट में जब हम कोई एलियन स्पीशीज़, कोई फॉरेन स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो क्या होगा, वो स्पीशीज़ आपके ऊपर अटैक करेगी, जिसकी वजह से आपका जो स्पीशीज़ है उसका नामो निशान खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो व्हेन एलियन स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस अनइंटेंशनली, या तो आपने सोचा नहीं या फिर जानबूझकर आपने डाला वहाँ पे, चाहे कोई भी पर्पस हो, उससे क्या होगा, वो खतरनाक हो जाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ इंडिजिनियस जो स्पीशीज रहा करती थी पहले उनका डिक्लाइनेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल, लेक विक्टोरिया के अंदर नाइल पर्च को डाल दिया आपने, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ, जो वहाँ पे चिड़चिड़ यानी कि चिचलिड फिश रहती थी उसकी 200 स्पीशीज सारी की सारी खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है, हमने कितनी सारी स्पीशीज को खत्म कर दिया है, ठीक है। जैसे कि एक है पार्थेनियम लेंटेना वाटर हियासिंथ। अब ये वो वीड स्पीशीज है जो कि हमारे एक तरीके से बाकी इंडिजिनस स्पीशीज को ख़त्म कर रही हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं ना, पानी के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती और अंदर रहने वाली जितनी भी जो फिशेज हैं उनकी भी बेटा क्या हो जाएगी, डेथ वगैरह हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन मतलब एक साथ खत्म हो जाना। मानो हम सभी इमेजिन करते हैं अगर सारे पेड़ पौधे खत्म हो जाएं तो क्या हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो अब अगर हमारे पास होस्ट स्पीशीज ही खत्म हो जाए, ठीक है, होस्ट फिश मतलब जिसके ऊपर काफ़ी सारे पैरासाइट रहते थे, अगर वही होस्ट फिश नहीं रही तो क्या वो पैरासाइट जिंदा रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो व्हेन ए स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, जब कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनी स्पीशीज को एनिमल स्पीशीज हो, तो उस पर रहने वाली जो दूसरी स्पीशीज है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल, प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म, हमने चैप्टर 1 में देखा था, वहाँ पे एक वेस्प और मॉथ की एक वहाँ पे म्यूचुअलिज्म दिखाई थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब बात है हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करें।
तो पहली बात तो अपनी लालच के लिए, आगे भी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सुनो, हमारे पास 3 तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। नैरोली, छोटी सोच के लिए आप करो कंजर्व, दूसरा यूटिलिटेरियन, तीसरा ब्रॉडली एंड एथिकल। ये हो गया बेसिकली हमारे पास। तो सुनो, नैरोली यूटिलिटेरियन का मतलब हम ह्यूमंस के पास हमें क्या क्या है बेनिफिट्स मिल रहे हैं, फूड मिल रहा है, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, टैनिन, लुब्रिकेंट्स, डाइज, रेजिन, परफ्यूम्स वगैरह। इसके अलावा मेडिसिन भी आप लोगों को मिल रही हैं। लगभग हमारी जो मार्केट में 25% तो ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि हम प्लांट से बनवा रहे हैं, ठीक है। 25,000 ऐसे प्लांट की स्पीशीज जो कि घरेलू मेडिसिन में यूज़ कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन में। और अभी तो हम ये भी नहीं जानते कि कितनी स्पीशीज और बाकी डिस्कवर करनी बाकी हैं जो कि हमारी मेडिसिन में आगे जाके हेल्प करेंगी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है बायो प्रोस्पेक्टिंग। इसका मतलब क्या होता है, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। यानी कि हम क्या करेंगे, किसी भी स्पीशीज़ की मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके हम उसको चेक करेंगे कि भाई इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट आता है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, थोड़ा बड़ा सोचो। इसमें क्या होता है ना, जैसे कि अमेजन फॉरेस्ट है, अब वो क्या है, लंग्स बेसिकली फॉरेस्ट का लंग है। अब वो 20% पूरी ऑक्सीजन देता है हमें वर्ल्ड में, ठीक है। कितनी ज़्यादा, आप सोच के देखो, क्या हम बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं ना। तो ये क्या है, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल दिया है, हॉस्पिटल में आप सिलेंडर के लिए घूमते हो, कोरोना के टाइम पे देखा था ना, तो वो ब्रॉडली यूटिलिटी, आपको कंजर्व करना पड़ेगा बायोडाइवर्सिटी को। नेक्स्ट, पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एस्थेटिक प्लेजर, जैसे कि मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, पेड़ के पीछे आराम से हम लोग, है ना, मज़े लेते हैं, तो वो क्या है, एस्थेटिक प्लेजर, एक खुशी के लिए हम जैसे जाते हैं, जू वगैरह में जाओ, जंगल वगैरह में जाओ, वहाँ पे वादियाँ होती है ना, डिफरेंट तरीके की। फिर क्या होता है तुम्हारे पास, जैसे कि बुलबुल के सॉन्ग, आप कोयल वगैरह इनकी आवाज़ सुन रहे हो, तो वो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन है। नेक्स्ट है इथिकल। इसमें क्या होता है, चाहे प्लांट आपके लिए यूज़फुल हो, एनिमल यूज़फुल हो या ना हो, वो भी प्लैनेट के ऊपर अपना हिस्सा शेयर कर रहा है। आपकी ही अर्थ नहीं है, आपका ही प्लैनेट नहीं है, सब लोगों का प्लैनेट है। तो चाहे वो यूज़फुल हमारे लिए हो या ना हो, हमारा दायित्व बनता है कि हम किसी को भी कोई नुकसान ना पहुंचाएं। तो मिलियंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, सब लोग यहाँ पे रह रहे हैं जिसके साथ हम प्लैनेट शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके कुछ ना कुछ खुद की तो वैल्यू होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू, चाहे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो या ना हो। तो हमारी मोरल ड्यूटी बनती है कि हम इस लेगेसी को आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन हम लोग इसको पास करें। नेक्स्ट है, हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। तो सुनो, हम जब कंजर्व करने की बात करते हैं पूरे इकोसिस्टम को, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया आपके पास, या तो हम शेर को बचाना है तो पूरा का पूरा आप फॉरेस्ट को कंजर्व करोगे, ठीक है, यानी उसी के हैबिटेट में शेर को आपने क्या किया, कंजर्व किया, इसको बोलोगे इन सितु कंजर्वेशन, ठीक है। और एक्स सितु कंजर्वेशन क्या होगा, जिस स्पीशीज को ज़्यादा खतरा है फिर आप उसको बाहर लेके चले जाओगे उसको बचाने के लिए, उसको बोलते हैं एक्स सितु कंजर्वेशन। एग्जाम्पल, आप तुम अपने नेशनल पार्क वगैरह में लेके आ जाओ, ठीक है, जूलॉजिकल गार्डन हो गए, बॉटनिकल गार्डन हो गए, तो वो हो गया आपके पास एक्स सितु कंजर्वेशन। तो इन मतलब इनसाइड, यानी कि देखो काफ़ी सारे नेशंस हैं जिसको अनरियलिस्टिक लगता है, इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है कि हम पूरी की पूरी बायोलॉजिकल वेल्थ को कंजर्व कर सकें, ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाए हैं कि एटलीस्ट हम थोड़ा बहुत तो कंजर्व कर सकते हैं। तो नंबर बनाते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये बनाए गए हैं, इसमें हम उस स्पीशीज़ को कंजर्व करते हैं जिसकी स्पीशीज रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जिनमें से अभी 9 अभी फ़िलहाल ऐड हुए हैं, तो टोटल हो गए 34। पहले कितने थे, 25, अभी रिसेंटली 9 ऐड हुए हैं, तो टोटल बनेंगे 34। कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, बर्मा, ठीक है, बर्मा एंड हिमालयास, ये वाले रीजन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रीजन यहाँ पे कंजर्व हो रहा है, ठीक है। तो 100% में से 2% एरिया वो है जहाँ पे आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, और इसकी वजह से आपके पास 30% एक्सटिंक्शन रुक गया है। तो 2% एरिया में ही रखा है आपने उन लोगों को, जिसकी वजह से 30% एक्सटिंक्शन रुक चुका है जो कि पहले होता था, ठीक है। सो इंडिया में इकोलॉजिकल यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रीजन्स आर लीगली प्रोटेक्टिव एज बायो रिजर्व, ठीक है, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। हम क्या करते हैं, अब एक तो हो गया हॉटस्पॉट, नेक्स्ट है बायो स्फीयर रिजर्व्स, फिर नेशनल पार्क, फिर कुछ सेंचुरीज हो गई। तो इंडिया के पास टोटल कितनी 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, 90 नेशनल पार्क है, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं,
ठीक है। सो इंडिया के अंदर आप लोग जानते ही हो हमारे पास कुछ रिलीजियस, कुछ कल्चरल ट्रेडिशंस भी होते हैं जिससे हम नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें हम ट्रीज़ की, वाइल्ड लाइफ की, जितनी भी जो मतलब जंगल वगैरह की जो चीज़ें हो गई उसको हम कंजर्व करके चलते हैं। इससे भी एक तरीके से प्रोटेक्शन हुई। उन्हें बोलते हैं सेक्रेड ग्रोव्स। एग्जाम्पल खासी, जैंतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स है राजस्थान की, वेस्टर्न घाट रीजन आपके पास कर्नाटक का, महाराष्ट्र के अंदर है, सरगुजा के अंदर है, चंदा एंड बस्तर एरियाज़ हैं आपके पास मध्य प्रदेश के। तो वहाँ पे हम रिलीजियस कुछ ना कुछ एक तरीके से ट्रेडिशनल कल्चर वगैरह की वजह से हम वहाँ की चीज़ों को कंजर्व करके चलते हैं, ठीक है। एक्स सितु कंजर्वेशन, इसका मतलब जिस एनिमल को खतरा है, चाहे वो एनिमल या प्लांट हो, उसको हम उसके घर से निकाल के, यानी उसके हैबिटेट से निकाल के हम एक दूसरी जगह पे लेके जाएंगे जहाँ उन्हें प्रॉपर प्रोटेक्शन देंगे और प्रॉपर केयर देंगे। एग्जाम्पल जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ठीक है। तो यहाँ पे हम उनको रखते हैं जो कि एक्सटेंट होने वाली है, जिनकी पॉपुलेशन, क्लियर। अब एक्स सितु के अंदर ना एक चीज़ हम ऐड करते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या करेंगे? क्रायो प्रिजर्वेशन, मतलब हम प्लांट हो या एनिमल हो, बेसिकली एनिमल के हम क्या करते हैं, गैमेट्स को स्टोर करके रख लेते हैं। मानो एक स्पीशीज जो कि आगे जाके ख़त्म होने वाली है, तो उसके हम अभी से गैमेट्स प्रिजर्व कर लेंगे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर एट -196 डिग्री सेल्सियस पे। और जब वो स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएगी तो हम वापस से वो स्पीशीज़ आगे जाके बनवा सकते हैं। और अगर मैं प्लांट्स के केस की बात करूँ तो क्या करोगे, उनके सीड रख लो स्टोर करके, जब वो स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएगी तो सीड बैंक से सीड निकालो, वापस से आप उस चीज़ को बनवा सकते हो, ठीक है। तो देखो, नाउ गेमीट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज कैन बी प्रिजर्व, हम बचा के चल सकते हैं, ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक के अंदर जो भी जो एग है उनको हम फर्टिलाइज करवा सकते हैं इन विट्रो, ठीक है। प्लांट्स को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ टिश्यू कल्चर में, हम यूज़ करवा सकते हैं, उनके सीड्स को रख लो सीड बैंक के अंदर। फिर देखो बायोडाइवर्सिटी है ना, अब देखो बायोडाइवर्सिटी सबकी है, कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी नेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम चीज़ों को कंजर्व करके चलें। तो इसीलिए हमारे पास हिस्टोरिक कन्वेंशन हुआ, अर्थ समिट हुई रियो डी जेनरियो में इन 1992, जिसमें सारे नेशंस ने पार्ट प्ले किया ताकि कुछ ना कुछ वो एप्रोप्रिएट मेजर्स कर सके, है ना, कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाएं जिससे कि हम यूटिलाइजेशन कर सकें सारी चीज़ों का और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें। और अभी रिसेंट में 2002 में हमारे पास फिर से वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें 190 कंट्रीज़ ने प्लेज लिया है कि वो एक तरीके से चीज़ों को कंजर्व करके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। जिसको भी पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।